मुख्य अतिथि का स्वागत करना है, तो वीडियो भी खोलने होंगे, सबके वीडियो खोलना है। आज के पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि का परिचय दे देती हूँ। आज हमारे बीच में आदरणीय बहन श्रीमती मेघना शुक्ला जी इंदौर मध्य प्रदेश से है, और इनका परिचय हमारा इंटरनेट से ही हुआ है। तो बहन जी का जो मिलेट्स के ऊपर हमने उनके वीडियो ये सब देख लिया, तो बहुत अच्छा लगा, और मैंने कल ही उनसे संपर्क किया तो उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया, और वो आज हमें हमारे बीच में मिलेट्स के ऊपर के व्यंजन और मिलेट्स किस बीमारी के लिए कौन सा मिलेट्स उपयोगी है, इस बारे में आज हमारे योगहर मंच में हमें मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो ऐसे ही ऊर्जावान बहन हमारी इंदौर से जुड़ी है, तो उनका स्वागत हम अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे। और तो मुझे 1 मिनट के लिए सबके वीडियो चाहिए जी, वो और फिर आप सब बंद भी कर देंगे। आप सभी कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहें, सूक्ष्म व्यायाम करते रहें और सुनते रहें। और जब आपको बोलना है तो वो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम कपालभाति 1 घंटे लगातार करते रहें, सूक्ष्म व्यायाम जरूर करते रहें, फालतू ना बैठे बिल्कुल। ऐसे योगाहार कार्यक्रम में ये लगभग लंबा चलता रहे, ताकि हमारा शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहेगा। मन, विचार, वाणी, व्यवहार की शुद्धता अवश्य आएगी। जी बहन मेघना जी, आपका स्वागत है। तक बहन आ जाती है, जब तक मिलेट्स के बारे में, मिलेट्स मतलब है मोटा अनाज, और मोटा अनाज जिन पर आज हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है। जब हम मोटा अनाज खाते थे उस समय हमारे अस्पताल खाली पड़े रहते थे, अस्पतालों का निर्माण ही नहीं हुआ था, ना जरूरत थी। आज सरकार 200 की जगह 400 बेड का अस्पताल बनवा रही है, प्राइवेट अस्पतालों में लेने लग गई है, भरे पड़े हैं अस्पताल। उसका कारण है कि हमने कोदो कुटकी दाली फिकरा लठारा खाना समा खाना बंद कर दिया है, और हम सिर्फ गेहूं का अनाज रोटी खाने लगे हैं, चावल खाने लगे हैं, पिज्जा बर्गर और जाने क्या क्या खाने लगे हैं, बाजार की सब्जियां खाने लगे हैं, बाजारों में होटलों में हम पार्टियां मनाने लगे हैं। तब से हम रोगी हो गए हैं और ये अस्पताल भर गए हैं और लोग मर रहे हैं, कैंसर हो रहा है, किडनी खराब हो रहे हैं। अब हमारी आज की चीफ गेस्ट महोदय आ गई हैं, तो वो बताएंगे कि हम कैसे पुनः उस माहौल में पहुंचे और फिर स्वस्थ रहे, अस्पताल फिर खाली हो जाए। जी जी नमस्ते। मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है? जी जी आ रही है अच्छे से? जी, अच्छे से आ रही है वीडियो जी, भी, आ रही और है। अब दिख भी रही है। जी 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 नमस्ते आप सभी को। जैसा कि अभी महोदय ने बताया है कि आप अभी इतनी देर से योग करके बैठे, बहुत अच्छा लग रहा है सबको देखकर कि इतना स्वास्थ्य के प्रति जो समर्पण है। तो ऐसा लगता है कि हम काफी लोगों से काफी दिनों से बातें कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग समझते हैं वो वही लोग समझते हैं जो कि ऑलरेडी अपने स्वास्थ्य के बारे में काफी ख्याल रखते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप देख रहे होंगे आजकल कि जब हम इन दिनों देखते हैं कि घर घर में काफी बीमारियों का वास है, और इसमें ये नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर पर्सन हो जो कि मतलब पर्टिकुलर कोई तबका है या कुछ है, महिलाएं हैं, पुरुष है, गृहिणी है, बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, मजदूर है। आज हर किसी को आप देखेंगे कि एक ही तरह की कंडीशंस के साथ जो जूझ रहे हैं, है ना। तो अगर हम देखें तो सबका लाइफस्टाइल तो बहुत ज्यादा अलग अलग है, लेकिन फिर भी एक चीज बहुत कॉमन है जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और वो है हमारे भोजन में भी सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? अनाज।
है ना। फल भी काफी सारे टाइप के अलग अलग है, सबकी हैबिट्स, खाने के आदतें सबकी अलग अलग है, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है हमारा अनाज, है ना। बाकी की चीजें तो फिर भी बहुत चेंज होती हैं। तो जो अनाज है हमारा, बहुत भगवान की दया से भगवान ने तो हमें बहुत सारे अनाज दिए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हम सिर्फ दो अनाजों पर ही अपना भोजन बेस करके बैठे हुए हैं, वो है गेहूं और चावल, है ना। जबकि हमारे जो पुरखे थे, हमसे पहले की पीढ़ियां थी, मतलब अभी नहीं, हमारी है, हमसे पहले की है, उससे पहले की है, 2-3 पीढ़ी पहले से अगर हम देखें तो हमारे पुरखे हर तरह का अनाज खाते थे। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक ही अनाज खाते थे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो एक बार एक चर्चा हमारे खान पान पर, और उसमें भी स्पेसिफिकली हमारे अनाज पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें समझना है वो ये है कि जब हम कि भोजन करते क्यों हैं, है ना। देखिए, अभी हमने सांसों पर काम किया, राइट। पर भोजन जो हम करते हैं वो हम इसलिए करते हैं कि हमें शक्ति मिले, थोड़ी सी एनर्जी आए, हमें शक्ति मिले। तो ये शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। जो विटामिन मिनरल होते हैं और जो अ, भोजन होता है उससे हमारा सारे शरीर को पोषण मिलता है, राइट। अब ये पोषण हमें कैसे मिलता है? जब भी आप कोई भी भोजन करते हैं जो कि सीजनल है, सीजन में जो चीज़ें हैं और जो हमारे अपने क्षेत्र की चीज़ें हैं, अगर इन्हें हम खाते हैं तो हमें पूरा पोषण मिल जाता है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ये सब मिल जाता है, इवन प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ मिलता है, राइट। लेकिन जो शक्ति के लिए हमारा सबसे बड़ा सोर्स है वो है कार्बोहाइड्रेट, और वो सबसे ज़्यादा हमें किससे मिलता है? अनाज से। इसीलिए बाकी की चीज़ें तो भले ही हम कम खाते हैं, पर अनाज सबसे ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वही हमें एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है हमारे लिए। तो अगर हम ये जो भोजन करते हैं, इससे जो पौधे होते हैं वो तो अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन हमें शक्ति कैसे मिलती है? उन पौधों को खाकर, उस भोजन को खाकर हमें शक्ति मिलती है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, अच्छा, अब ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम भोजन करते हैं, जो भोजन हम करते हैं उससे, जैसे रोटी सब्जी दाल चावल, क्या हमारे सेल्स, है ना, हम सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो बहुत ही सूक्ष्म जीवाणुओं से बना हुआ है। मतलब 10 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन सेल्स हैं जिससे हमारा पूरा शरीर बना है। तो अब जो हम भोजन करते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, तो ये सभी क्या हमारे सेल्स इसी तरह खाते हैं जैसे हम खाते हैं, है ना। तो उनका भोजन तो रोटी सब्जी दाल चावल नहीं है, तो फिर हमारे सेल क्या खाते हैं? तो हमारे सेल का भोजन है ग्लूकोज, उन्हें शक्ति मिलती है ग्लूकोज से। तो जो भोजन हम करते हैं वही हमारे शरीर में जाकर ग्लूकोज में 108 प्रक्रियाओं से गुजरता है और उसके बाद ग्लूकोज रिलीज होता है। जब ये ग्लूकोज रिलीज होता है तब ये हमारे सेल्स तक पहुंचता है, और हमारे हर सेल का भोजन है, जब उसे मिलता है तो हमारे पूरे शरीर को शक्ति मिलती है ना, तब हम कुछ काम कर पाते हैं। अब अगर यही ग्लूकोज, अब ये ग्लूकोज तो हमने समझा कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। लेकिन हर चीज़ की अति बुरी होती है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो ग्लूकोज की भी अति, अभी मैं ग्लूकोज की जगह शक्कर बोलना शुरू करती हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो, क्योंकि हिंदी में हम शक्कर बोल देते हैं, इंग्लिश में ग्लूकोज, तो ये तो आपने देखा होगा कि बहुत आसानी से अगर हम किसी भी दवाई की दुकान पर जाते हैं
तो वहाँ पर हमें मिलता है ग्लूकोज, है ना। जब भी आपको वीकनेस फील होती है, आप बोलते हैं मैं ग्लूकोज ले लेता हूँ, ग्लूकोज की ड्रिप्स चलती है, पेशेंट्स को आपने देखा होगा। तो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा आसान है कि हम मार्केट जाएं, ग्लूकोज खरीदें, उसे पानी में घोलें और पी लें, क्योंकि हमारे सेल्स को तो यही चाहिए, उसका जो शक्ति का स्रोत है वही है। लेकिन फिर भी हम इतनी बड़ी रसोई लेकर बैठे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं भगवान ने हमें नेचर में ग्लूकोज नहीं दिया है, उन्होंने हमें दिया है खाना, भोजन। तो अगर हमने ग्लूकोज खा लिया तो क्या होगा, डायरेक्ट हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेगी, जबकि भगवान चाहते हैं कि हम खाना खाएं, हमारा शरीर खुद ग्लूकोज बनाए, है ना। सो दैट इज द रीजन कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस ग्लूकोज को इस तरह से खाएं कि, और एवरी डे अगर एक नॉर्मल पर्सन है तो उसे कितने ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, सिर्फ 35 ग्राम की। अब अगर हम लोग जो भोजन करते हैं ना, गेहूं और चावल पर बेस्ड जो होता है, क्योंकि मोस्टली शक्ति का स्रोत हमारे लिए हमारा अनाज है, तो अगर गेहूं चावल पर बेस्ड भोजन करते हैं तो गेहूं और चावल दो ऐसे अनाज है जिसमें रेशा या फाइबर बहुत ही कम होता है, ऐसे लंबे से दाने होते हैं और उसके ऊपरी सरफेस के ऊपर फाइबर रहता है। तो जब हम, और फाइबर भी बहुत कम मात्रा में होता है, गेहूं में होता है 1.2% और चावल में होता है 0.2%। तो जब ये भोजन हम करते हैं सर तो ऊपर की सरफेस आपने देखा हो कि चावल, हाँ जी, 1 मिनट मुख अतिथि जी से लेना है सर। एक डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, जी तो जी मैं डॉक्टर साहब जी का 1 सेकंड परिचय कराना चाहता हूँ जी। जी। डॉक्टर साहब हैं, छत्तीसगढ़ से हैं और अभी अपने इसमें सदन में जुड़े हुए हैं। सर आपका म्यूट खोलिएगा, आप म्यूट कर लीजिए जी। सर थोड़ा सा बताइए आप सभी को नमस्कार मेरा। जी नमस्कार सर ककोड़े के विशेष में 1 तारीख को ककोड़े की जो बेल होती है उसके विशेष, उसके विषय में बताने वाले हैं। और 1 तारीख को अपने को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। वो ककोड़े की खेती बताएंगे और ककोड़े एक औषधि पौधा है, उसके विषय में पूरी जानकारी देंगे। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र कुमार तिवारी है। मैं वैज्ञानिक हूँ, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र अंबिकापुर। ये आता है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो रायपुर में स्थित है, उसका एक सेंटर है। और मैं पोटेंशियल क्रॉप जिसमें से एक ककोड़ा, किनोवा, चिया, ग्रेन एमरेंथस, फावा बीन, इन सब में काम करता हूँ। साथ साथ कुछ पल्स क्रॉप हैं जिसको बोलते हैं दाल वाली फसलें हैं, उन पे काम करता हूँ। इसमें मेरा रिसर्च है। विशेषकर ककोड़ा में मैंने कुछ नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है और नई वैरायटी डेवलप की है जिससे किसानों को फायदा मिल सकता है जी। 1 तारीख को सरकार रहेगा, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ना है। मुन्नीलाल सर थोड़ा सा। डॉक्टर साहब को कोटि कोटि डॉक्टर साहब से मैं आपसे और रघुवंशी भैया आ गए सर। सर ये रघुवंशी भैया मिले थे आपसे ककोड़े की बेल। हाँ जी आए थे, हमारे यहाँ आए थे जी। सर आपकी दी हुई जब सृष्टियर बहुत बढ़िया पैदा हो गई है और मैंने आपके भी दी उनको ना अभी सीड बना के रख लिया है। और अच्छा जॉब्सटियर, हाँ अरे वाह, जॉब्सटियर बहुत सारा सीड कर लिया सर मैंने उसका। जी सर 1 तारीख आने वाले समय में सब ये रघुवंशी भैया फ्यूचर 1 तारीख को सदन में लंबी चर्चा होने वाली है, ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है, डॉक्टर साहब का बहुत सारा फायदा लेना है। जी बिल्कुल इसको लगाना सीखेंगे और कैसे खेती करना है, ककोड़े की खेती पे विशेष ध्यान देना है। मैं बड़े अथक प्रयास से और शरद भैया के सहयोग से मैं अनूपपुर पहुंचा था और डॉक्टर साहब के द्वारा दी हुई चीज को मैंने बहुत बहुत धन्यवाद। और ककोड़ी माने परोड़ा की खेती कैसे होगी, इस पर डॉक्टर साहब हमारे दर्शन देंगे। आज की हमारी चीफ गेस्ट महोदया आदरणीय डॉक्टर मेघा जी का भी मिलेट्स के ऊपर जो उद्बोधन चल रहा है उसमें आदरणीय डॉक्टर साहब थोड़ा सा अपनी उपस्थिति बनाए रखें और सभी सदन ध्यान से सुने।
और ऐसे महान विशेषज्ञ जैसे आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी जी हम सबको मार्गदर्शन देंगे। आदरणीय मेघा बहन जी बहुत महत्वपूर्ण संवाद आज कर रहे हैं, और बीच में छत्तीसगढ़ से डॉक्टर साहब पधारे थे तो उनका स्वागत करना था, इसलिए मैंने बहन जी को आदरणीय हमारे शरद भैया ने रोका। बहन जी अपना पुनः हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय मेघा जी। जी आप आपका माइक ऑन कीजिए, हमारे मेघना बहन जी माइक बंद। हाँ, कर लिया माइक ऑन जी। तो मैं ये बोल रही थी कि हमारे जो आजकल हम सबसे ज्यादा अनाज खा रहे हैं, गेहूं और चावल, पहले इस पर चर्चा करते हैं कि अगर हमारा भोजन सिर्फ इन दो अनाज ही हमारे भोजन में है तो किस तरह से ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है, उस पर समझते हैं। तो गेहूं और चावल दो अनाज ऐसे हैं जिसमें रेशा बिल्कुल नहीं है, फाइबर है ना। तो जब इनमें रेशा नहीं होता है तो उससे क्या होता है कि सिर्फ 20 से 25 मिनट में पूरे 100 से ज्यादा प्रक्रियाओं से जो भोजन को गुजरना चाहिए उतना ज्यादा गुजर नहीं पाता है, और सिर्फ 20 से 25 मिनट में ये ग्लूकोज को रिलीज कर देता है हमारे शरीर में। अब ये जो ग्लूकोज है या शक्कर है, ये जब रिलीज हो जाता है तो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा शक्कर बहुत कम देर में रिलीज हो जाता है। तो हम लोगों को कितना चाहिए? सिर्फ 35 ग्राम। लेकिन जब हम गेहूं और चावल पर अपना भोजन बेस करते हैं तो हमें कितना, कम से कम 150 से 200 ग्राम शक्कर हम डेली अपने शरीर में प्रोड्यूस करने हैं। और इसमें हम जो चीनी खाते हैं, गुड़ खाते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी, हम उन सब चीज़ों के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ जो अनाज या जो भोजन हम करते हैं उससे हमें कितना शक्कर हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है वो हम देख रहे हैं। तो गेहूं चावल जब हम खाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा शक्कर प्रोड्यूस होता है। अब ये हमारा जो खून है, ये किस में जाता है? खून में जाता है। खून से फिर ये हर सेल में जाता है। अब हमारे ग्लूकोज में, हमारे ब्लड में, खून में कितने ग्लूकोज की आवश्यकता है? किसी भी वक्त पे देखा जाए तो हमारे शरीर में खून है 5 से 6 लीटर, और एक बार में 1 लीटर में 1 ग्राम, सिर्फ इतना सा ग्लूकोज है तो इनफ है। मतलब किसी भी वक्त पे 5 से 6 ग्राम ग्लूकोज हमारे शरीर में रहे तो ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब हम इतना ज़्यादा ग्लूकोज लेते हैं तो हमारे खून में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इतने ज़्यादा ग्लूकोज के साथ तो हम जी ही नहीं सकते हैं, हम एक्चुअली मर जाएंगे। इसलिए हमारा शरीर उसे अलग अलग ढंग से प्रोसेस करता है, अलग अलग अवयवों में। जैसे लिवर में है, थोड़ा सा उसमें स्टोर हो जाएगा, थोड़ा सा मसल्स में हो जाएगा, थोड़ा सा वसा के रूप में स्टोर हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता है। तो फिर हमारे अलग अलग अवयवों में जाकर ये अलग अलग तरह से काम, मतलब उसे हमारा शरीर अधिक से अधिक यूटिलाइज करने की कोशिश करता है ताकि खून से वो निकल सके, और पूरे शरीर को उसको यूटिलाइज करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है उसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब जैसे एक छोटी सी चीज़ है कि डायबिटीज़ तो हमने सुना ही है कि शक्कर की अधिकता से होती है ना। तो ये हमने देख लिया कि गेहूं चावल से खाने से, और गेहूं चावल खाने से एक चीज़ और होती है कि जब भी हम इन्हें खाएंगे बहुत सारा शक्कर रिलीज होगा 20 से 25 मिनट के अंदर। दूसरा, आपको भूख बार बार लगती है ना। एक बार खाया लेकिन फिर 2-3 घंटे के अंदर भूख लग जाएगी, फिर थोड़ा खाया फिर 2-3 घंटे के अंदर भूख लग जाएगी। तो उससे क्या होगा, हम दिन भर में 5 से 7 बार खाना खाते हैं। सुबह चाय बिस्किट खाया, फिर उसके बाद उपमा पोहा खाया, फिर भोजन किया, फिर उसके बाद कुछ भूख लगी, फिर दोपहर में कुछ नाश्ता कर लिया, फिर शाम को कुछ भोजन कर लिया, फिर बीच बीच की चाय कॉफ़ी जो चलती रहती है, कुछ भी, मतलब 5 से 7 बार हम लोग भोजन करते हैं। और बहुत ज़्यादा भोजन करने में आ जाता है, क्योंकि गेहूं और चावल ऐसे हैं कि उन्हें खाते हैं ना, हमें जल्दी भूख लगाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये,
तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हम भूखे घूमते रहें, इतना भूख लगाएंगे तो हमें खाना तो खाना ही पड़ेगा। अब छोटी सी चीज़ है कि आप देखिए, पानी में आप शक्कर घोलेंगे तो पानी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। उसी तरह हमारे खून में अगर इतनी एक्स्ट्रा शक्कर घुलती जाएगी तो हमारा खून भी गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जब हमारा खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है तो क्या होता है, बोलते हैं ब्लड में प्रेशर बढ़ गया है ना। आप देखिए, कभी भी अगर आप गार्डन में जाएंगे, बगीचे में, खेत में पानी देंगे, थोड़ा सा धीरे से पाइप से पानी निकलेगा, लेकिन अगर आप उस पर एक उंगली लगा देंगे तो बहुत तेज़ी से प्रेशर से पानी निकलता है। उसी तरह हमारे खून में जब ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो क्या होता है, कुछ ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अधिकता में आने लगती है, कुछ पैदा होने लगते हैं ऑब्स्ट्रक्शंस। सॉरी, जस्ट अ मिनट, मैं आती हूँ, मेरे गैस पे कुछ रखा था, मुझे जलने की बू आ रही है। तो इसी तरह से अलग अलग तरह की बीमारियां धीरे धीरे करके घर करने लगती है। दूसरा आपने सुना होगा जैसे कैंसर है, तो कैंसर के जो सेल्स हैं वो तो हर किसी के शरीर में मौजूद होते हैं, लेकिन जब हम अधिकता बहुत ज़्यादा शक्कर हमारा शरीर बना रहा है ना, तो क्या होता है, हमारे सेल जितना भोजन के लिए ग्लूकोज को लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा भूखे होते हैं कैंसर सेल। तो वो 27 गुना ज़्यादा भोजन करते हैं हमारे नॉर्मल सेल से। तो जब हम इतना ज़्यादा भोजन उनके लिए इजीली अवेलेबल करवा रहे हैं, इतना ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कैंसर भी आजकल बहुत ज़्यादा रैम्पेंट होता जा रहा है ना। और शक्कर जो है वो बीमारियों का घर है। आपने देखा होगा बहुत से लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं शक्कर नहीं खाता, मुझे डायबिटीज़ है और मैं ऊपर से शक्कर नहीं डालता हूँ। लेकिन आपने देखा होगा कि हम जब गेहूं और चावल खाते हैं तो उसमें कितना शक्कर हमारा शरीर बना रहा है वो हम समझ ही नहीं पाते हैं, है ना। हमें लगता है शक्कर कहीं अलग बाहर से आ रही है, लेकिन शक्कर हमारा शरीर खुद बना रहा है और जितनी हमें ज़रूरत है उससे 5-6 गुना ज़्यादा शक्कर हम खुद अपने शरीर में प्रोड्यूस कर रहे हैं जब हम गेहूं और चावल बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। अब इसीलिए गेहूं और चावल को हमने एक कैटेगरी में रखा है जिसका नाम है नेगेटिव ग्रेन्स या नकारात्मक अनाज, और ये स्टडी की है डॉक्टर खादरवल्ली ने जो साउथ से हैं, और उन्हीं के स्टडी पर बेस्ड मैं आपको सब चीज़ें बता रही हूँ। अब दूसरा जो स्टडी है, दूसरे तरह के जो अनाज हैं वो कौन से हैं, न्यूट्रल ग्रेन्स, मतलब वो अनाज जो हमारे लिए न अच्छे हैं न पूरे हैं, दोनों कैटेगरी में आते हैं। ये जब हम बचपन से खाते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, प्रोसो, जौ, ओट्स, जई है, तो इस तरह के बहुत सारे अनाज हमारे देश में, बाजरी है, बाजरा है, तो इस तरह के अनाज हैं जो कि हम अगर बचपन से खाते हैं तो इनका हमारे शरीर पे बहुत अच्छा असर होता है और हम बहुत एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। सिर्फ ये फ़र्क है कि अगर हम इन्हें अभी तक जैसे हम गेहूं चावल खा रहे हैं और अगर हमने बहुत सारी ऑलरेडी कुछ बीमारियों से हम ग्रसित हो गए हैं तो थोड़ा सा बाजरा और ज्वार पे अगर हमारा भोजन बेस्ड रहेगा तो वो हमारी बीमारी को ख़त्म नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हम बचपन से खाएंगे तो हमें बीमार करेगा भी नहीं, ये बात है। इसीलिए बाजरा और ज्वार हम खाते हैं तो ग्लूकोज कितनी देर में रिलीज होता है, 2 से 3 घंटे के टाइम में, और काफ़ी अच्छे से हमें ये सस्टेन करते हैं। तो अब एक तीसरी कैटेगरी आती है जो कि है
एक और तरह के अनाजों की, जो कि अभी अभी हमने थोड़ा थोड़ा सुनना शुरू किया, इनके नाम सुनने शुरू किए। अभी जैसे हमारे डॉक्टर साहब थे, छत्तीसगढ़ से थे, तो छत्तीसगढ़ में भी जैसे कोदो कुटकी की बहुत खेती होती है। मध्य प्रदेश से मैं हूँ, मध्य प्रदेश में भी कोदो कुटकी की जैसे कुछ कुछ आदिवासी अंचल हैं जहाँ पर अभी भी ये उगाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली बाकी के लोग इन अनाजों को भूल चुके हैं। इनके नाम हैं कोदो, कुटकी, कंगनी, हरी कंगनी और झंगोरा। तो ये 5 अनाज हैं और ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं सकारात्मक अनाज की कैटेगरी में। और इन्हें सकारात्मक क्यों बोला गया है? पहली चीज, इसमें रेशे की अधिकता बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या होता है कि जब आप इन्हें खाएंगे तो खून में ग्लूकोज धीरे धीरे 5 से 7 घंटे का टाइम लेगा रिलीज होने में। तो आराम से आप सुबह खाइए, आपको 4-5-6 घंटे भूख ही नहीं लगेगी। आराम से आप इन्हें खाइए और अपने काम पे निकल जाइए। शाम को घर आइए, खाना खाइए, बीच में थोड़ा बहुत कुछ छाछ या फल फ्रूट खा लिया, दैट्स इट, हो गया काम। तो मतलब बार बार भोजन करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसके कारण हमारा जो रिक्वायरमेंट है कि हमें सिर्फ 35 ग्राम्स ग्लूकोज चाहिए, वो पूरा होता है। और जो शुगर की अधिकता, ग्लूकोज की या शक्कर की अधिकता से जो रोग होते हैं वो सारे धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा है कि ये एल्कलाइन नेचर के होते हैं। जितने भी मिलेट्स होते हैं ना, जैसे हमारी जो न्यूट्रल मिलेट ग्रेन्स की कैटेगरी और पॉजिटिव, ये सारे मिलेट्स की ही कैटेगरी में आते हैं। गेहूं और चावल को छोड़कर ये सारे अनाज जिनकी हमने बात की है, ये मिलेट्स की कैटेगरी में आते हैं। इसमें भी ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ये सारे जो हमने अनाजों की बात की है, ये सारे मोटा अनाज इसकी कैटेगरी में आते हैं। और जो अभी मैं बात कर रही हूँ, कोदो, कुटकी, कंगनी, हरी कंगनी और झंगोरा, ये छोटे अनाज, क्योंकि ये बहुत बारीक बारीक होते हैं, तो छोटे अनाज की कैटेगरी में आते हैं। तो जो मोटा अनाज है उसको आप देखें तो जब हम खाते हैं तो उसमें मतलब उसका जो ऊपर का छिलका होता है ना, वो थोड़ा सा कड़क होता है, इसलिए हम इन्हें हमेशा आटा बना के, रवा बना के या दलिया बनाकर खाते हैं, है ना। जबकि जो हमारा छोटा अनाज है उसको आप चावल बना के खा सकते हैं, राइट। बस ये रहता है इन्हें थोड़ा भिगोना पड़ता है, तो आप इनको चावल की तरह भी खा सकते हैं। और ये जो अनाज हैं, अब आप देखिए जो हमारे मिलेट्स हैं, जो मोटे अनाज और छोटे अनाज की कैटेगरी में आते हैं, और जो गेहूं चावल की कैटेगरी में आते हैं। तो गेहूं और चावल बहुत एसिडिक नेचर के होते हैं, जबकि हमारे शरीर का जो खून है वो एल्कलाइन नेचर का होता है। तो ये जो मिलेट्स हैं ये एल्कलाइन नेचर के होते हैं, है ना। तो भोजन हमारा कैसा होना चाहिए? 80% एल्कलाइन और 20% एसिडिक। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब गेहूं चावल खाते हैं तो उल्टा हो जाता है। हमारा भोजन 80% एसिडिक और 20% एल्कलाइन, उल्टा हो जाता है रेशियो, राइट। तो इसलिए गेहूं चावल एक तो एसिडिक है, ये सारे मिलेट्स जो है वो एल्कलाइन नेचर के हैं। दूसरा कि इनमें रेशे की मात्रा बहुत अच्छी है, तो ये हमारे पेट को साफ करता है और हमारे जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से साफ करता है। फिर ये जो हीलिंग मिलेट्स की कोई भी अनाज है जिसका अगर आप कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशियो लें तो वो अगर 10 या उससे नीचे जाता है तो वो सारे हीलिंग फूड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जो हमारे पॉजिटिव ग्रेन्स हैं, कोदो, कुटकी, कंगनी, हरी कंगनी और झंगोरा, मैं बार बार ये नाम इसलिए बोल रही हूँ ताकि अगर आपने सुना नहीं है तो एटलीस्ट आप 2-4 बार इन नामों को सुनेंगे तो थोड़ा सा रजिस्टर होंगे आपके दिमाग में, है ना। तो मेघना जी, अगर आपके पास सभी मिलेट्स होंगे तो एक बार आप दिखा भी दे सकते हैं। हाँ, मैं आपको दिखा सकती हूँ, बट आई डोंट नो आपको कितना समझ आएगा। मैं भी लेकर आती हूँ।
जब तक बहन जी लेके आती हैं तब तक हम सब इस बात को समझ लें कि गेहूं और चावल डॉक्टर क्यों बंद करते हैं। इसलिए बंद करते हैं, मना करते हैं। हमारे परम पूज्य स्वामी जी अगर पतंजलि के जो गए हैं उनको कभी आटा खिलाई नहीं जाता है, चावल खिलाई नहीं जाता, पतंजलि में टोटल बंद कर दिया जाता है जी। दिख रहा है आपको? हाँ हाँ दिखा। ये क्या है? ये कंगनी है। मैडम मार्केट में तो ये मिलेगी नहीं ना? देखिए एक्चुअली क्या है, मार्केट में इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम खाते नहीं है, हमें इसका आइडिया नहीं है। हम अभी मेन है कि इसे खाना शुरू करें कम से कम। अगर हम खाएंगे तभी इसे उगाया जा सकेगा, अगर हम खाएंगे ही नहीं तो कौन उगाएगा। लेकिन खाए कैसे, मिलती कहाँ है? जी अभी थोड़ा सा आप कहाँ रहते हैं आप? ग्वालियर में? जी हाँ, ग्वालियर के सुनीता जी का मैं आपको नंबर दूंगी। नहीं सॉरी, सुनीता जी ग्वालियर से हैं लेकिन अब वो नागपुर शिफ्ट हो गई हैं, तो सॉरी सुनीता जी का नंबर नहीं दे पाऊंगी, वरना मैं आपसे कांटेक्ट करवा देती। उनका नेचुरोपैथी सेंटर भी था और वो काफी अच्छे से इसका भोजन बनाना सिखा भी रही थी और खिला भी रही थी। तो फिर इस बारे में चर्चा करेंगे डेफिनेटली। तो ये जो अनाज है इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो भोजन करते हैं, देखिए हम जो सब्जियां हैं, रोज कोई एक सब्जी नहीं खाते हैं, है ना। फ्रूट है, रोज एक फ्रूट नहीं खाते हैं, हमेशा हर सीजन में बदल बदल कर खाते हैं। लेकिन दालें भी हम रोज एक नहीं खाते हैं। धूप भी कहाँ निकल रही है, सारी धूप में करो मैंने। अनाज जनरली हम 2 ही अनाजों पे हमने अपना भोजन बेस करके रखा हुआ है, तो इसलिए जितना ज़्यादा वैरायटी हम अपने भोजन में ऐड करेंगे अनाजों की, आप देखिए अभी हम कितना, इवन वेजिटेबल्स का भी मैंने तो देखा है मार्केट में, फल भी अब बहुत ज़्यादा मिलने लगे हैं पहले की तुलना में। और इनफैक्ट हमारे भोजन में इतने ज़्यादा फल हम पहले नहीं खाते थे, अब तो और ज़्यादा खा रहे हैं, सब्जियां वगैरह। एक अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन फिर भी आप देखिए डेफिशिएंसीज बहुत बढ़ गई हैं। अभी ऐसा नहीं कि हमें भोजन नहीं मिल रहा है इसलिए डेफिशिएंसी है। हम भोजन करके भी, ठीक से भोजन करके भी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज मॉल नरिश्ड हैं, डेफिशिएंसीज बहुत बढ़ रही हैं। तो जो हमारे भोजन का सबसे बड़ा हिस्सा है अनाज, उसके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, उसको हम लोग चेंज नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली जो था उसको हमने बदल दिया और सिर्फ इतने सारे अनाज जो हमारे लिए बनाए थे भगवान ने, हमने ज़्यादातर 2 ही अनाज खाने शुरू किए। तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा वैरायटी हमारे भोजन में रहेगी उतना अच्छे से हमें न्यूट्रिशन मिलेगा। इसलिए अगर अनाजों को भी हम जितना ज़्यादा बदल बदल के खाते हैं और जितना हमारे रीजन में जो जो अनाज उगते हैं उन्हें अगर हम खाते हैं तो वो हमें बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं। और आप देखिए आजकल जो प्रॉब्लम्स है वो कम भोजन की नहीं है। ऑब्वियसली कई लोग ऐसे हैं अभी भी गरीबी रेखा के नीचे, उन्हें भोजन कम मिल रहा है, लेकिन हम लोग, अधिकतर लोग जो हैं वो अति भोजन के शिकार हैं, कम भोजन के लिए, है ना। भोजन भी ज़्यादा खा रहे हैं, उसके कारण बीमारियां भी बढ़ रही है और दूसरा उसके बाद भी हम डेफिशिएंट है, बहुत सारे विटामिन मिनरल, फिर भी हम डेफिशिएंट हैं। तो उसका कारण यही है कि हमने बाकी काफ़ी चीज़ों में काफ़ी कुछ सुधार किया है अपनी जीवन शैली में, लेकिन फिर भी एक हमारे अनाज को हम नहीं बदल पाए हैं। अभी भी हमें अगर जितना ज़्यादा वैरायटी आप रखेंगे अपने भोजन में उतना अच्छा रहेगा। तो अगर आपके कोई प्रश्न है तो मैं प्रस्तुत हूँ इसके बारे में बात करने के लिए। अभी हम जो है गेहूं की रोटी तो नहीं खा रहे हैं, हम सोयाबीन, जौ, रागी और मूंग, उड़द और ज्वार का आटा, बाजरा का आटा
ज्वार बाजरा का आटा और मक्का का आटा तो बाजार से सीधा खरीद लिया था, और बाकी ये सब चीजें मिला के इनको पिसवा लिया था। तो टोटल 6.5 किलो में मतलब 1.5 किलो तो ये ज्वार बाजरा मक्का का आटा था, आधा किलो रागी थी, आधा किलो जौ था, 1 किलो चना था, 1.5 किलो चना था, 1 किलो सोयाबीन था, और आधा किलो मूंग उड़द और मोठ था। अब जो है दिमाग में तो हमारे भी है कि ये रागी के अलावा और भी जो चीजें होती है वो मिले, लेकिन मार्केट में मिलती नहीं है। तो सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। पहली जी चीज तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एक अपने भोजन में चेंज किया है, पर आप देखिए जो आप खा रहे हैं, एक तो उसमें अनाज हमने सारे मिक्स कर दिए है ना। आप हाँ देखिए कि हमारी जी दादी नानी कभी भी जो बनाती थी, अगर उसने ज्वार की रोटी बनाई है तो ज्वार ही बनाई है, वो मिक्स नहीं करती थी बाजरा उसमें। अच्छा जी बाजरे की बनाई है तो बाजरा ही बनाई है। तो हम ये जो मिक्सिंग करते हैं ना, उससे क्या होता है कि हमें किसी भी भोजन का प्रॉपरली फायदा नहीं मिल पाता है, अच्छा सारा एक खिचड़ी बन जाती है ना। तो अगर हम देखें तो वी हैव टू गो विद द इंटेलिजेंस ऑफ आवर एंसेस्टर्स, कि वो इतने इंटेलिजेंट थे, वो समझते थे कि जो अनाज है वो हमारे भोजन प्रणाली के लिए थोड़ा सा भारी है पचने में, इसलिए इसे हम एक बार में एक ही अनाज खाएं तो अच्छे से डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है। इसलिए जो लेकिन आप पहले खा के रहे हैं जमाने मिक्स में करके। चने को गेहूं के साथ मिला के रोटी बना के खाते थे पहले तो। नहीं नहीं, चना अनाज चना और नहीं है। गेहूं जी, हाँ, अच्छा चना अनाज नहीं है। चना जो जी, है ना वो लेग्यूम्स में आ जाता है, दालों में आ जाता दालों में आ है जाता ना। हाँ हाँ, तो इसलिए आप खाइए। अगर आपको किसी दिन गेहूं भी खाना है तो आप गेहूं की रोटी खाइए, लेकिन सारे अनाज अलग अलग खाइए, है है, ना। अलग अलग। और ठीक देखिए है, दाल तो हम खा ही रहे हैं मतलब ये अलग से। मल्टीग्रेन का कॉन्सेप्ट गलत है। जी हाँ, जी हाँ, जी जी। और नहीं दाल नहीं, तो मैं हम तो ऑलरेडी खा ही रहे हैं, है ना, अलग से। तो इसलिए दाल तो आटे में मूंग वगैरह हमने मिक्स नहीं भी किया तो चलता है। जी मेघना ठीक बहन जी जी, मैं एक बहन जी ओम। पूछना चाहती थी, वो बता कि आप थोड़ा सा व्यंजन के बारे में भी बताइए 2-5 मिनट में क्या क्या हाँ बना सकते हैं। जी जी, मैं बताती हूँ। अभी किसी का रेज्ड हैंड है, मैं वो क्वेश्चन ले लूँ। जी 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 जी, अमिल गौर साहब ने हैंड राइज किया है हाँ जी। जी, हाँ जी। जी ओम जी जी बहन जी ओम। बहुत सुंदर जानकारी आपने दी। सदन में आपका स्वागत है। पर मेरा एक जो बात थी कि जैसे अभी आदरणीय भाई जी ने बताया कि बिर्रा हम जो खाते थे, तो वो तो आपने उसका जवाब दे ही दिया कि आप दालें में जो न्यूट्रिएंट्स आता है वो अनाज में नहीं आता है। परंतु फिर भी जैसे मल्टीग्रेन आटा आज स्वामी जी ने भी उसको निकाला है, तो हमें अगर खाना चाहिए तो चूंकि कितना खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि गेहूं और चावल, जो कि मैं भी मध्य प्रदेश नर्मदापुरम से ही हूँ, तो हमारा जो एरिया है वो गेहूं और चावल के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। तो अगर हम चूंकि डेली शायद रागी की रोटी या बाजरे की रोटी या नहीं खा पाएंगे, क्योंकि या तो अभी आदत में नहीं है या इतना मिल नहीं रहा है, तो क्या उसको थोड़ा बहुत कुछ परसेंटेज में मिला के हम आटा बना सकते हैं क्या? मैं तो गौर साहब आपसे यही कहूंगी कि आप जब भी खाएं तो आप, इनफैक्ट मैं, मुझे नहीं लगता कि अनअवेलेबल है। ज्वार बाजरा वगैरह तो एक्चुअली काफी उगाया जाता है। हाँ, हो सकता है भाई हमारी आदत नहीं है, और ऑलरेडी आप बता रहे हैं कि गेहूं वगैरह उगता है ना, तो कोई डिमांड भी जी नहीं करता। आप डिमांड कीजिए, आप जहां से भी लेंगे आप डिमांड कीजिए, आपको लाकर दिया जाएगा, आपको मंगवा के देंगे ना। ज्वार बाजरा क्या प्रॉब्लम है। नहीं, बाजरा तो मिलता है, ज्वार भी मिलती है, पर ज्वार बाजरा अपने एरिया में, जैसे मक्की की रोटी और बाजरे की रोटी अपने यहाँ ऐसा मानसिकता है बहन जी की ठंड के दिनों में ही खाना है। वो ऐसा सही क्या भी 12 है, महीने खा वो सकते हैं क्या? सही बात है। वो सही है जी कि देखिए हर चीज सीजन के हिसाब से होती है। तो अनाज भी एक सीजनल होता है, तो बाजरा गर्म होता है तो उसे ठंड में खाया जाता है, वो सही है। जी, तो वो थोड़ा सा एक जानकारी दें कि कौन सा अनाज हम कब खाएं, जी अगर जी, ऐसा कुछ है तो। जी हाँ जी। बाजरा है वो ठंड में खाया जाता है क्योंकि गर्म होता है। मक्का है, रागी भी है, वो बाकी के अनाज सब ऐसे हैं जैसे रागी है, मक्का है, या हर सीजन में खा सकते हैं,
ऐसा नहीं कि रोज रागी की रोटी खा ली या रोज मक्का की रोटी खा ली, क्योंकि रोज तो हमें इन्हें कुछ भी भी नहीं खाना है। रोज जी रोज नहीं खाना चाहिए। हाँ, जी क्योंकि देखिए अलग जी अलग जी चीजों से अलग अलग न्यूट्रिशन मिलती है। फिर जैसे ज्वार है वो ठंडा है, जौ जो है ठंडा है, तो वो हम गर्मी में ले सकते हैं। इनफैक्ट ज्वार भी पूरे साल खाया जा सकता है, क्योंकि एनीवेज थोड़ा सा गर्म है हमारा देश, है ना। तो ठंडी में आप बाजरा रागी वगैरह खाइए। बाकी गर्मी बहुत है तो ज्वार है, जौ है, रागी बीच बीच में कभी भी खा सकते हैं, मक्का बीच बीच में कभी भी खा सकते हैं। फिर एक छेना करके है, इसे प्रोसो बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छी रोटियां बनती हैं। अगर आपके क्षेत्र में मिलता हो या मंगवाएं तो बहुत अच्छी रोटियां बनती हैं। क्या मतलब जिन कहते हैं लोगों मैम? को है ना कि गेहूं की रोटी, तो एक जौ की रोटी है और एक प्रोसो की रोटी है, वो बड़ी सिमिलर है गेहूं की रोटी से। जी हाँ, और ये जो अनाज है बेसिकली तो हर चीज बनती है इनसे। जो जी ज्वार बाजरा मक्का है, सिर्फ इनसे चावल नहीं बनता है ना। तो जी एक जो हमने जो दूसरे पॉजिटिव अनाजों के बारे में बात की है, कोदो कुटकी, कंगनी और झंगोरा वगैरह, तो इनसे चावल बनाया जा सकता है। और जिन जैसे चावल को यूज करते हैं सेम उसी तरह से सारी चीजें, पर आपकी रोटी या जो आप गेहूं से चीजें बना रहे हैं एक्चुअली वो भी इन अनाजों से बन जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं बन पाती है। सो आप दोनों तरीके से, और जो व्यंजन है एक्चुअली सारे मैंने अपना परिचय नहीं दिया। बेसिकली मेरा काम यही है कि मैं मिलेट्स को प्रमोट करना चाहती थी, और मुझे लगा कि जब तक अच्छा भोजन नहीं बना पाएंगे तो हम इन अनाजों को अपना नहीं पाएंगे। तो इन अनाजों से भोजन कैसे बनाया जाए उसी की मैं ट्रेनिंग देती हूँ। तो रोटियां मेन तो क्या है ना, ज्वार बाजरा मक्का वगैरह, सिर्फ अगर इसकी रोटी अच्छी बन जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी खाने में। अभी हमने सीआरपीएफ के बटालियंस में 2-3 बटालियन में मैंने इनको इंट्रोड्यूस करवाया है। तो जो पुलिस जवान इन्हें खा नहीं पा रहे थे कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, वो खा के बड़े शौक से बोल रहे हैं कि अरे हम खा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रोटी इतनी अच्छी बनेगी तो हमें, इवन जो बना रहे हैं उनको लग रहा है इतनी आसानी से बन रही तो हमें क्या प्रॉब्लम है 200 250 400 लोगों के लिए बनाने में भी। क्योंकि बहुत ज्यादा आसानी से ऐसे थेप थेप के एक एक धीरे धीरे वैसे नहीं बना रहे, इजीली पतली पतली रोटियां जैसे गेहूं की बनाते हैं वैसे बेल बेल कर बना रहे हैं। तो जो बहुत सारी क्वांटिटी में बना रहे हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और जो खा रहे हैं उन्हें भी अच्छी लग रही है। ऐसा भी नहीं कि बाद में कड़क हो रही है या हमने रखी है तो बाद में कड़क हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जैसे गेहूं की रोटी बना रहे हैं वैसे बना पा रहे हैं। तो इनका तो हम और 10 व्यंजन छोड़िए, जी सिर्फ रोटी बना ली, हमें जरूरत ही नहीं किसी और चीज की। अगला जी जी सवाल। जी बहुत सुंदर। धन्यवाद गौर साहब, मैं धन्यवाद। अब जी बहन जी आज अगला भागवत सवाल। पुराण के आचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। आपकी पूरी बात सुनी उन्होंने, बहुत प्रकट है वो। और आज मैं अपने घर पे था, सभी लोग को मैंने भी आज जोड़ने का प्रयास किया, बहुत सुंदर जी लगा। और जो जी स्वामी जी हैं वो भी बहुत सजग हैं इस बात के लिए। तो जी ओम बहन जी। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश चंद जी ने काफी देर से हाथ ऊंचा किया हुआ है। जी ओम। मेरा भी प्रश्न, मैं भी नर्मदापुरम से ही हूँ, और मेरा प्रश्न भी वही था जो श्री एम.एल. गौड़ जी ने पूछा है कि हमारे यहाँ मुख्यतः चावल और गेहूं ही खाया जाता है। उसके जी विकल्प को कैसे करें, बस यही था। तो वो लगभग पूरा हो गया। जी ओम, समय के साथ। जी जी ओम। ओम। मैं प्रदीप राज वर्मा नर्मदापुरम से हूँ, और हाँ मेरा क्वेश्चन ये कि हमारे कोदो कुटकी तो मिल जाता है जंगल में, किंतु सफा उनको क्या मतलब उनको ऊपर से उनकी जो परत है वो कैसे निकाली जाए, वो एक बड़ा प्रॉब्लम आता है। अच्छा, जी मार्केट सही में यदि बात हम है। लेते हैं तो 75 रुपए का आधा किलो मिल रहा है। अच्छा। कोदो कुटकी वगैरह 75-80 हम्म, रुपए का आधा किलो मिलता है हाँ, हमारे मार्केट में। तो उसकी सफाई, ऊपर की जो छिलका वो कैसे निकाला जाए, उसके विषय में कुछ जानकारी दे सकते हैं क्या? तो आपको ये जो आधा किलो मिल रहा है 75-80 किलो का, वो विद छिलका मिल रहा है? बिना छिलके के मिल रहा है वो। हाँ हाँ, आधा किलो एक्चुअली 75 रुपए का मिलता है हाँ, वो।
तो देखिए एक्चुअली क्या है कि इतना ज्यादा इसका रेट होना नहीं चाहिए, सही बात तो यही है। लेकिन फिर भी अभी देखिए कोई भी चीज हमारे क्षेत्र में उगेगी और उसको जो सफाई करने के लिए कुछ मशीन्स तो लगानी पड़ती है, क्योंकि हाथ से कूटना पीसना और इतना आजकल कोई करता नहीं है, और करते हैं ना तो भी उतना साफ अनाज हमें नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा सा आजकल काफी अच्छे प्लांट्स आ गए 2 लाख 5 लाख इन्वेस्टमेंट में। तो अगर आप अपने क्षेत्र में लगाते हैं इन्हें बहुत इजीली और आप बहुत सस्ता फिर दे पाएंगे। ये इतना महंगा इसलिए मिल रहा है क्योंकि बाहर से प्रोसेस होके आ रहा है, लोगों को जानकारी नहीं है तो धड़ल्ले से बहुत महंगा बिक रहा है। पर एक्चुअली इसका रेट बहुत कम हो सकता है अगर आप अपने क्षेत्र में प्रोसेस करके इसे, वहीं पर आप बता रहे हैं कि आपको जंगलों में मिल भी जाता है, बहुत सस्ता पड़ेगा ये। आप 50 से 80 रुपए के बीच इजीली अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। वैसे भी आप इसे खाएंगे ना तो जनरली जैसे मैं भी खाती हूँ या कोई और भी खाता है, तो जो लोग इन्हें खाते हैं एक जनरल एक्सपीरियंस ये है कि आप दिन में 2 ही बार भोजन कर पाते हैं, उससे ज्यादा खाना नहीं खा पाते हैं। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि जो 1 बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, और जो 3 बार खाए वो रोगी। तो हम खाना बहुत बार खा रहे हैं, अगर हम उसी को रिड्यूस करके 2 बार भोजन करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। और ये बहुत संभव है इन भोजन को करने से कि हम सिर्फ 2 बार भोजन करें, भूख ही नहीं लगेगी। और इनफैक्ट मैंने देखा है अभी तो जैसे सावन का महीना चल रहा है, वैसे ही क्षीण हो जाती है ना जो हमारी अग्नि होती है, जो पाचक अग्नि होती है, तो एक ही बार भूख लग रही है, एक ही बार खाना खा रहे हैं, तो अलग से चौमासा करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ऑटोमेटिक हो जाता है। आदरणीय अशोक पटेल जी अपना सवाल करें। जी, बहन जी ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार जानकारी दी है, क्योंकि इस वक्त में जो इन्होंने बताया कि जैसे चावल और गेहूं को खाने से अपने शरीर में शर्करा की मात्रा बहुत ज्यादा घुल जाती। इसी कारण हमारे क्षेत्र में जैसे हम नर्मदापुरम में हैं, पेस्टिसाइड का यूज भी बहुत होता है और शक्कर की बीमारी बहुत हो रही है। शुगर की जो बीमारी है बहुत ज्यादा हमारे इधर फैल रही है। उसका मुख्य कारण मेरे हिसाब से ये भोजन का है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपसे हमारा विनम्र निवेदन ये है कि ये रागी, कोदू, कुटकी, सांभा और आपने जो हरी कंगनी इनका नाम बताया है, ये हमको कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, और इनसे अपन कौन कौन सी चीजें व्यंजन बना सकते हैं, व्यंजनों के बारे में भी जानकारी दें। मैं भी खुद आपसे व्यक्तिगत भी मिलना चाहता हूँ। मेरा ये हमारे सदन के माध्यम से ये सभी का ये विचार है कि मेरे यहाँ शादी है तो उनमें अपन कुछ ऐसी चीजें बनाएं जो समाज को एक प्रेरणा दे और ये बीमारियों से जो हटे, और वो उनको एक मंच भी मिल जाएगी, ये चीजें इनसे ऐसा होता है। तो आप इसमें हमारा क्या मार्गदर्शन दे सकती है, मार्गदर्शन देने की कृपा करें। जी अशोक पटेल जी, अभी जितने भी लोगों ने प्रश्न किए हैं सभी ने एक ही बात कही है कि मैं नर्मदापुरम से हूँ, और इतने सारे लोग अगर चाह रहे हैं कि हम इसे खाना चाहते हैं तो पहली चीज तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, आप खुद इसे रख सकते हैं और लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि मैं खुद नर्मदापुरम में आके आप लोगों को व्यंजन कैसे बनाते हैं, अगर आपका एक बड़ा ग्रुप है तो मैं खुद आऊंगी और आपको सिखाऊंगी, और आप बिल्कुल इसे ताकि अपना सकें। देखिए अगर बस चाह होनी चाहिए, अगर आप इसे अपनाना चाहते हैं और एज अ सोसाइटी अगर एक साथ कई लोग इसे अपनाते हैं ना तो ये और ज्यादा अच्छे से, और भी लोगों को अगर आप बना के खिलाएं, लोगों को अच्छा लग रहा है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ आप सिर्फ कोदो कुटकी खाइए, ज्वार बाजरा मक्का ये सारे अपना सकते हैं। मेन चीज सिर्फ यही है कि कैसे इसकी बहुत नरम रोटी बने, कैसे हम इसे खाएं, तो और बहुत सारे व्यंजन कैसे बनते हैं ये तो मैं एक अपनी 4 घंटे की जो हमारी एक भोजन की क्लास होती है उसमें भी बहुत इजीली बता देती हूँ। तो एक दिन में आप रखिए कार्यक्रम नर्मदापुरम में, मैं आऊंगी, सब आप लोगों को सिखाऊंगी, और ताकि इजीली आप अपना सकेंगे इसे, है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ आशाएं जाग रही हैं अब, और ऐसा लग रहा है कि अब जो है जो मिलेट्स के ऊपर लगातार हम लोगों का चल रहा था, रंजना जी ने आपको आमंत्रित करके आज हम लोगों को जो मार्गदर्शन मिला है। आदरणीय प्रणाली मराठे जी अपनी बात रखें। और ओम
आपने बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया। आपने जो कोल्लू कुटकी बताया ना, वो मुझे देखना था, दिखा रही थी तो मैंने दिखा नहीं। हमारे यहाँ तो कोल्लू कोल्लू कुटकी को क्या बोलते हैं मुझे अच्छे से अपना मालूम नहीं। परिचय दे, कहाँ से बोल रही हैं, ऐसा उनको, हाँ हमारी मेघा बहन जी को पता पड़े कि आप किस क्षेत्र से कहाँ से हैं। हाँ, मैं प्रणाली मराठे, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिला, कोकण विभाग बोलते हैं, सागर किनारे का भाग, वहां से बोलती जी हूँ मैं। जी और कोल्लू कुटकी के बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी लेनी थी। और हाँ हमारे यहाँ भी गेहूं और चावल का ही ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन आपने जो बताया है वो बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन है कि हमें मिला जुला खाना चाहिए। स्वामी जी तो बोलते हैं मिलजुल कर रहना चाहिए और मिला जुला धान खाना चाहिए, इससे हमारी तबीयत बहुत अच्छी रहेगी। तो मेरा एक ही प्रश्न था कि हमारे यहाँ रागी रागी को ही नाचनी बोलते हैं, ऐसा मुझे हाँ जी लगता हाँ है। जी वो जी लाल रंग की होती है। जी तो पहले से हमारे यहाँ इस नाचनी का उपयोग गर्मी के दिन किया जाता है, सिर्फ गर्मी के दिन। वो जी ठंडक होती है बहुत इसलिए। और इसका ना पेय किया जाता है, और उसमें धना जीरा की पाउडर डाली जाती है और तक्र मिलाकर वो पीने की आदत है। तो जी ये गर्मी के दिनों में ना इसका ज्यादा प्रयोग करने से हमारे यहाँ बीमारियां कम आती है, ऐसा बहुत दे म्हणजे मेरी फादर की जो मदर ख्याल थी करें उस। आप हाँ बहन जी, अगर आप अपनी बात बताएंगे तो समय ज्यादा निकल जाएगा, आप उनसे जो पूछना है वो पूछ सकते ओम। हाँ अच्छा अच्छा, ओम ओम। जी मेघना बहन जी, आप है ना जो 5 प्रकार के मिलेट बताए थे ना, वो आप एक बार पहले दिखा दीजिए, सबको परिचय करा दीजिए, फिर बाद में सवाल लीजिएगा। एक्चुअली पता है, मैं आपको दिखाऊंगी ना, वो आपको सारे एक जैसे ही दिखेंगे, क्योंकि आप सामने भी देखेंगे ना तो बहुत हल्का हल्का कलर का डिफरेंस है, और आपको लगेगा कि ये सारे एक जैसे ही लगते हैं। तो सामने भी देख के शुरू में आपको समझ नहीं आएगा, बहुत हल्का सा डिफरेंस लगेगा। तो स्क्रीन पर तो रियली बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। बस मैं ये नहीं, बता सकती हूँ कि सारे बहुत एक ज्यादा से होते बारीक हैं, है। सही बात है, सारे एक से अनाज होते हैं, और वो कोई देखने से कोई नहीं हो ऐसा कुछ पड़ेगा। बहुत, बस ये है कि बारीक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बारीक है, इसीलिए इसे छोटा अनाज बोला जाता है। तो प्रणाली जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, मैं आई हुई हूँ सिंधुदुर्ग, कई बार हमारे एक परिचित हैं, और सिंधुदुर्ग आई हूँ, बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ मैंने खुद देखा है कि महिलाएं अपना चक्की पर नाचनी का आटा पीसती, वहाँ बहुत कॉमन है, बहुत लोग नाचनी की रोटियां बहुत खाते हैं। पर हाँ, ये सही है कि चावल की रोटियां वहाँ बहुत खाई जाती। गेहूं की रोटी, देखिए हमारे हर ही जगह पर पहले सारे अनाज, बहुत सारे अनाज खाए जाते थे, लेकिन अब सिर्फ प्रचलन बढ़ गया है गेहूं और चावल का, है ना, क्योंकि एक हवा फैलाई गई है कि भाई जो गरीब है वो मोटा अनाज खाता है और अमीर लोग। और ये पहले ऐसा था कि हमारे घर कोई मेहमान आता था तो हम उसे स्पेशल ट्रीटमेंट करते थे, इसीलिए उन्हें गेहूं खिलाते थे, है ना। चावल तो फिर भी थोड़ा थोड़ा कई जगह उगता था, लेकिन अब क्या हो गया है ना, हम क्योंकि एक मानसिकता बन गई है हमारी कि जो गरीब है वो मोटा अनाज खाता है, तो हम सोचते हैं हम क्यों खाएं। तो ऐसा नहीं है, पहले जो बीमारियां सिर्फ जमींदारों को होती थी, अमीर लोगों को होती थी, डायबिटीज वगैरह, अब वो पूरे समाज में फैल गई है। तो ये हमें समझना है कि हमारा भोजन जो अपना है, जो हम पीछे छोड़ चुके हैं, हमें फिर से उसे अपनाना है। और बहुत, इवन नर्मदापुरम में भी हमारी बात हो रही है, वो बता रहे हैं कि हम गेहूं यहाँ बहुत उगता है, तो गेहूं को पानी बहुत ज़्यादा लगता है उगने में, इसीलिए नर्मदापुरम, जहाँ पे नर्मदा नदी की, नर्मदा माँ का आशीर्वाद है इतना ज़्यादा, और इतना पानी है, तो बहुत इजीली उगा रहे हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली बहुत अगर हम ज्वार बाजरा मक्का और ये सभी अनाज खाने लगेंगे तो वहां पर वो भी उगने लगेगा। बहुत सुंदर। आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, अपना सवाल करें। मैं अपने 30-40 साल पहले पीछे पहुंच गया हूं बहन जी। मैं खुद, मैंने रोटी बनाई है, ज्वार की रोटी बनाई है, बड़ी मोटी, वो बहुत फट जाती थी, दरारें टाइप की आ जाती हैं। और पहले तो ये आज मैं बहुत पहले पीछे पहुंच गया हूं। आज आपको सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है। मिथिलेश बहन जी, अपना सवाल करें अपना परिचय के साथ। जी ओम, बहुत सुंदर मार्गदर्शन मेघना बहन का। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारे जो बुजुर्ग थे ना, वो इनके गुण भी जानते थे
और मैंने खुद बचपन में अपने घर में देखा अपनी दादी को कि वो ऋतु के अनुसार अनाजों का उपयोग करती थी। और वो पढ़े लिखे भी इतने नहीं थे, लेकिन वो एक तो उनका आयुर्वेद से बहुत ज्यादा जुड़ाव था, और फिर वो अपने बड़ों की बात सुनते थे। यही परंपरा होती थी परिवार में कि जो हमारे बड़े कह रहे हैं उस चीज को हम फॉलो करें। और मैंने खुद देखा बचपन में, एक बार मेरे जो पिता हैं वो किसान थे हैं, और वो हर साल क्या करते थे कि कुछ ना कुछ टारगेट बना के देते, जमीन बिक रही है भाई, पास में है, कोई और ले लेगा, और मेहनत करो, पैसा जोड़ो, वो ले लो। और ऐसा होता था। तो क्या हुआ कि गेहूं महंगा होता था, तो सर्दियों में मंडवा बोलते हैं उसको, बहुत बारीक अनाज होता है, तो वो हमें पूरी सर्दी खाने को मिला। हमने कहा हम तो इसे खा खा के तंग हो गए हैं, हम बहुत बड़े तो थे नहीं, समझदार नहीं थे, हमें तो गेहूं की रोटी चाहिए। तो माँ ने समझाया कि अभी पैसे हमने देने हैं, और इसलिए गेहूं महंगा है और वो सस्ता है, इसलिए उसकी रोटी मिलेगी, और तुम्हें ये पसंद आएगा कि घर में पैसे की कमी हो, तो इसलिए ये खाओ। और दूसरी बात बहन, समय की यहाँ पाबंदी होती है, इसलिए मैं बातें बहुत करने का मन हो रहा है आपसे, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में पूछूंगी कि जो आपने अभी बताया कि वो बहुत इजीली रोटी बन जाती है मोटे अनाज की। हाँ, मैंने ये देखा कि जो मोटा अनाज होता है उसकी रोटियां बड़ी मुश्किल से बनती हैं, और वो टाइट भी होती हैं गेहूं की रोटी के मुकाबले। गेहूं की रोटी सॉफ्ट होती है, वो टाइट होती हैं। तो वो तरीका मेरे को जानना है कि वो जल्दी जल्दी भी बन दें और वो सॉफ्ट भी हैं। तो यदि ये तरीका हमें पता लग जाएगा तो निश्चय तो देखो फिर हमारे बच्चे भी उस चीज को अडोप्ट करेंगे। वैसे बच्चों ने कर रखा है, वो इंटरनेट पढ़ पढ़ के उन्होंने घरों में रखे हैं ये अनाज, लेकिन वो उसका ज्यादा समय कम होता है बच्चों के पास। जी मिथिलेश जी, मैं आपको बताती हूँ कि जी जी, तो देखिए जो मोटा अनाज है और जो छोटा अनाज है, मैंने आपको बताया है कि 2 तरह के अनाज हैं। तो जो मोटा अनाज है उससे रोटियां कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जो छोटा अनाज है ना, उसको थोड़ा सा उसमें रेशा बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो उसे हमें थोड़ा भिगोना पड़ता है 6 से 8 घंटे। तो वो ज़्यादा भिगो के उसे चावल की तरह यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। अभी फ़िलहाल हम रोटी की बात कर रहे हैं, तो जो हम ट्रेडिशनली खाते थे ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सभी की रोटियां एक ही तरह से बनाई जाती है और बहुत अच्छी बनती है। पहले जैसे ऐसे थेप थेप के बनाते थे ना, मोटी मोटी रोटियां बड़ी बड़ी, हमने सोचा कि जैसे सब लोग गेहूं की रोटी खाने के अब आदी हैं, तो हम और सबको ऐसे बेलन से बेल कर आजकल आदत होती है बनाने की। तो मैं आपको जो तरीका बताऊंगी, अगर आप उससे बनाएंगे बिल्कुल वैसी ही रोटियां आपकी बनेंगी, और इनफैक्ट गेहूं से ज़्यादा सॉफ्ट रोटियां बनेंगी, और आप उन्हें रखेंगे तो वो टिफिन्स में भी दे सकते हैं। इसमें सिंपली आप ऐसा कीजिए कि आई होप कि और भी लोग सुन रहे हैं तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। 1 कटोरी आप अगर आटा ले रहे हैं तो उसके लिए आप 1 कटोरी ही पानी लीजिए, बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शंस लेना है। अच्छा, आप ये ध्यान रखिए कि जो आटा पिसवाएं ना आप, वो बहुत बारीक होना चाहिए। अगर आपका आटा मोटा हुआ, जैसे गेहूं के आटे से भी ज़्यादा, जितना भी ज़्यादा बारीक आप पिसवा सकें उतना पिसवाइए। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी मिलेट्स आप ले रहे हैं उसको आप हफ्ते भर के अंदर ख़त्म कीजिए आटे को, उससे ज़्यादा उसे मत रखिए, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़त्म होती है। तो आप जितना ज़्यादा बारीक आटा पिसवाएंगे उतना पिसवाइए, उस आटे से रोटी आपकी ज़्यादा नरम बनेगी। दूसरा, आप देखिए कि ये रोटी टूटती इसलिए है क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है ना। तो हम ग्लूटेन इसमें प्रोड्यूस तो नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी आप इसमें चिपचिपापन प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, जो कि ग्लूटेन की तरह काम करेगा। तो हम क्या करते हैं कि गरम पानी, और गरम पानी मतलब गरम नहीं, उबलता हुआ गरम, बहुत ज़्यादा गरम पानी, बिल्कुल आप देख लीजिए कि उसको प्रॉपर उबलना चाहिए। जैसे चाय उकालते हैं ना हम लोग, ऐसे उकाल उकाल के, ऐसे आप देखिए कि बिल्कुल प्रॉपर पानी उबलना चाहिए। तो आप 1 कटोरी पानी को अच्छे से उबालिए, उसमें थोड़ा नमक डालना है डाल सकते हैं। उसके बाद उसमें आटा डालिए, फटाफट हिलाइए और बंद करके छोड़ दीजिए, गैस बंद करके, गैस बंद कीजिए, आटा डालिए, फटाफट हिलाइए और उसे ढक के छोड़ दीजिए। 5 से 10 मिनट आप उसे ढककर छोड़ेंगे ना, उससे क्या है, वो आटा गर्म पानी में अगर आप लगाते हैं
तो क्या होता है, वो आटे का थोड़ा सा फाइबर खुल जाता है और आपकी थोड़ी रोटी सॉफ्ट हो जाती है। लेकिन जब आप उबलता हुआ गर्म पानी लेते हैं तो उससे क्या होता है कि वो थोड़ा सा पकने लगता है, उसी भाप में ना वो थोड़ा पकने लगता है आटा, उसके कारण उसमें चिपचिपाहट ज़्यादा अच्छे से पैदा हो जाती है। तो अब आप सिंपली 5-10 मिनट इसे छोड़िए। उसके बाद हाथ पे अच्छे से घी या तेल जो भी लगाना है, क्योंकि देखिए जो मोटा अनाज है ना, उसकी रोटी कभी भी आप बिना तेल या घी के मत खाइए, एकदम सूखी रोटी मत खाइए, थोड़ा सा ड्राइनेस अंदर पैदा करता है। हल्का सा कुछ ना कुछ ज़रूर घी तेल उसमें होना चाहिए। आप अपने हाथ पे थोड़ा सा लगाइए और आटा अच्छे से मढ़ लीजिए, बस दैट्स इट। अब आप उसकी रोटी बना के देखिए, बिलीव मी, आज से ही आपके घर में सब खाना शुरू कर देंगे। इसका आटा थोड़ा सा ताज़ा पीसा हो तो अच्छा रहता है, पुराना आटा होगा ना तो हो सकता है कभी कभी कुछ ढंग से आपकी रोटी ना बने। दूसरा, हमारी बात हुई ही है कि इसे आपको सिर्फ 1 हफ्ते या मैक्सिमम 10 दिन के अंदर खत्म करना है। जी, तो ये आपने बताया कि गर्म पानी को उसमें डाल के उबलते हुए गर्म पानी में, उबलते हुए पानी को डाल के रख देना है। जी मिथिलेश बहन जी, हम आपको ये सब प्रोसीजर बाद में बताएंगे। जी, समाज बहुत पैदा होता है, बहुत नहीं आता पानी का समाज ही है। बहन जी ओम, आप अभी आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, सादर आमंत्रण डॉक्टर किशोर दुबे जी, डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी। जी ओम, सबसे पहले तो मेघना जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं कि बहुत अच्छा काम करी। मैं इतनी देर से सबों के प्रश्न जो सुन रही थी, केवल मैं भी इन सब में एक्टिव हूँ, मिलेट के सारे। तो जो आहार बनाने की जो बातें वो तो आपने बताई दी, मैं केवल जो प्रश्न सुन रही थी वो ये था कि मिलेंगे कहाँ। तो केवल इतनी सी जानकारी के लिए मैंने निर्देश किया था कि भोपाल में भी 2-3 जगह ऐसी हैं जो वहाँ महिलाओं ने शुरू किया है, वो मिलेट तैयार कर रही हैं और जैसे भी वो मंगा के और वो सेल भी कर रही हैं वहाँ से। तो आहार पोषण करके एक पूरा ग्रुप है उनका, तो उसमें महिलाएं ये बहुत सा काम कर रही हैं। तो जो मिलने वाली बात है कि भाई ये चीजें हमें मिलेगी कहाँ और पहचानेंगे कैसे, ये अगर भोपाल के आसपास या पास में जो भी कोई लोग हैं तो वो वहाँ से उनको मिल सकता है। वहाँ का उनका नंबर या वहाँ की जो कहाँ मिलेगा उसकी जानकारी मैं ग्रुप में दे सकती हूँ, वो मुझे पता है। बस इतना ही के लिए मैंने हैंडल किया था कि जो बाकी तो फिर आप मेघना जी सारा के लिए तैयार हो गई हैं कि आहार कैसे बनाएंगे, रेसिपीज कैसे बनाएंगे, वो सारी तो आप बताएंगी ही। वो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का तो सत्र बहुत ही ज्ञानवान रहा, उसके लिए धन्यवाद बहुत। बहन जी, आपको मेघना जी बता रहे हैं जब आएंगे बनाने के लिए तो हम सब प्रशिक्षण लेंगे। अब शीघ्र वो समय जल्दी से जल्दी आएगा। और मैं आदरणीय गजानन पवार जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि अपना सवाल करें। मेरा सवाल नहीं है, मुझे लाल जी एक सुझाव है। जी बताइए। ये बहन जी, ये कोई भी अनाज होता है ना, ये 1 क्विंटल अनाज को अगर 250 ml एरेंडल तेल लगा के रख दिया तो वो अनाज खराब ही नहीं होता। अच्छा। और उसका प्रिजर्वेशन पीरियड भी बढ़ जाता है। ओके। तो बशर्ते एरेंडल का तेल शुद्ध हो। सही है। और दूसरी एक बात ऐसी है कि अब इसमें तेल का तो कुछ जिक्र हुआ नहीं, लेकिन मैं एक प्रोग्राम में गया था, वहां पे औरंगाबाद खंडपीठ के जोशी जी जज आए थे, तो उन्होंने बताया था कि भाई तेल डायरेक्ट फार्म में खाना है। अभी ये पटेल जी के यहाँ पे शादी की बात चली रही थी, तो जो बीजों से तेल निकलता है वो बीजों का कूट ही सब्जी में डाला जाए, मतलब जैसा नारियल है, गजानन जी, शेंगदाना है। इस बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। वो सब सही है कि जो आप बोल रहे हैं कि उसका पीठ ही डालें और सब। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि आजकल तेल इतना खराब आ रहा है मार्केट में, रिफाइंड हम खा रहे हैं, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि आप इस तरह से
उससे बेटर है। देखिए जब हमारा 1900s में ना 100-125 साल पहले हर गांव में एक जैसे वो कोल्हू का बैल तो हमने सबने सुना ही है, हर गांव में गनिया होती थी जब कोल्हू के तेल से बैल से तेल निकलता था, है ना। तो आज भी हम उस तरह से तेल निकालें तो हमें ये पीट खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, इस सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इवन आजकल बहुत इजीली अगर हम अपनाएं तो हर जगह आजकल कच्ची घनिया, भले ही वो वुड मतलब बैल वाली, उन्होंने बताया था ये जो तेल बीज होती है उसका ही पाउडर डाल दो सब्जी में सीधा। वो सही बात है कि आप सब्जी में डालेंगे, लेकिन इतना सा तेल के बिना आप खाना नहीं पकाएंगे या बनाएंगे, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है टेस्ट में। और ये तो है ही ना, आप तिल की चटनी तो आप खा ही रहे हैं, पर तेल की अपनी महत्ता है, तो हम ये ना बोलें कि हम तेल ना खाएं। और मेरा देखिए ऐसे सजेशंस देने के लिए तो हम बहुत सारे कर सकते हैं, बिना तेल का खाना खाइए, ये कीजिए, पर हमारी कोशिश ये है कि जो आप ऑलरेडी खा रहे हैं उससे बहुत दूर न जाके आपको पूरा टेस्ट मिले जो आप खा रहे हैं। और आपको अपना भोजन प्रणाली, हमारे पुरखे भी तेल खाते थे ना, तो हम क्यों ना खाएं। ये बीमारों वाला खाना बताते हैं कि तेल मत खाओ, ये मत खाओ, आप सही ढंग से निकालिए वो तेल, कोई बुराई नहीं है। उसे पकाने का तरीका है कि आप कितना कोल्ड से कोल्ड तरीके से बना के खा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल अच्छे से हम खा सकते हैं। तो तेल कैसे खाना है वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, कैसा अच्छा तेल कैसा होता है, कैसे भोजन में पकाया जाना चाहिए, खाना चाहिए, बजाय कि हम बोल दें इसे हम छोड़ ही दें, है ना। आदरणीय बने सिंह जी, सही बात कही आपने। बने सिंह जी, एक नंबर। आदरणीय बने सिंह जी ओम, सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जी ओम। आज के हमारे मुख्य अतिथि ने हमारी विलुप्त हो चुकी संस्कृति को पुनः जीवित करने का संदेश दिया है और मोटे अनाज के अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाने का संदेश भी इन लोगों ने दिया है। हम इनसे निवेदन करते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान में सभी प्रकार के जो मोटे अनाज पैदा होते हैं, क्यों ना हम सब लोग मिलकर के अपने अपने क्षेत्र में उसको उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य हम करेंगे तो हमें सबको ही ज़्यादा अच्छी सफलता मिलेगी। जी, बहुत बढ़िया। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर उपभोक्ता तभी बनेंगे जब अच्छी लगेगी। अगर अच्छा खाना बनेगा तो हर कोई खाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए। कोई भी ये नहीं पूछता है कि गेहूं से बनाया, चावल से बनाया या मक्का से बनाया, सिर्फ स्वादिष्ट भोजन चाहिए, अच्छा चाहिए। उसके अलावा किसी को कुछ भी नहीं चाहिए। हमें पता है कि जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है उससे हमें भोजन स्वादिष्ट बनाना है। अपना जो सीज़न है उसके हिसाब से, ऋतु के हिसाब से यूज़ करें हम। इवन तेल भी ऋतु के हिसाब से यूज़ होते हैं, मसाले हैं ऋतु के हिसाब से यूज़ होते हैं। तो थोड़ा सा इस ज्ञान को हम अपनाकर, जो हमारे आयुर्वेद में है कि हमारी रसोई कैसे बनाई जानी चाहिए, थोड़ा सा हम उसे ध्यान में रख के करेंगे, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छा बनेगा। और सब अच्छी चीजें अपनाने के लिए हमें उन्हें स्वादिष्ट बनाना बहुत जरूरी है। जी 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 जी। आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय शरद वर्मा जी। जी, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज मैडम बहुत अच्छी मुख्य अतिथि, बहुत मुख्य जानकारियां दे रही हैं और उन्होंने निमंत्रण नर्मदापुरम का स्वीकार किया है। जी हाँ, क्योंकि हमारे भी वहाँ पर रिश्तेदार हैं। ज्यादा से मैं आई हुई हूँ पहले नर्मदापुरम, हमारे अपने कुछ रिश्तेदार भी हैं वहाँ पर। जी जी, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ महिलाओं को ट्रेंड करवाएंगे मैडम। और आपकी कोई आपने बुकलेट वगैरह लिखी हो या फिर लिखें तो जो बुक से ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि आपको इसकी बहुत गहरी जानकारी है। तो मेरा तो आह्वान है कि आप एक किताब जरूर लिखें और जी जी। एक्चुअली मैं किताब इसलिए नहीं लिखती हूँ क्योंकि मैंने बचपन से बहुत किताबें इकट्ठी की हैं, बहुत न्यूज़पेपर कटिंग की है, किताबों से काट काट कर जितनी भी महिला मैगजीन्स में जो रेसिपीज आती थी ना, मैं बड़े शौक से काट काट के रख लेती थी। इनफैक्ट मैंने बहुत किताबें इकट्ठी की और खरीदी भी हैं,
लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि 2-4 रेसिपीज से ज्यादा आप कभी कुछ नहीं बनाते उसमें से, और सीखना नहीं हो पाता है। तो मेरा ज्यादा ध्यान इसी पर है कि या तो मैं वीडियो के थ्रू सिखाऊं, जैसे ऑनलाइन जब हम करते हैं तो वो वीडियो के थ्रू सिखाऊं, या फिर खुद जाकर सिखाऊं और वहीं पर महिलाएं आपस में फिर एक दूसरे को सिखाना शुरू कर दें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम जल्दी प्रोग्राम बनाते हैं और आपको बुलाते हैं। जी 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 जी, धन्यवाद सदा जी। आदरणीय अशोक पटेल जी पुनः सवाल करना चाहते हैं, सादर स्वागत है। अशोक पटेल जी। हेलो, अशोक पटेल जी। हाँ, मेरा बहन जी से निवेदन है कि आप इसमें व्यंजन कौन कौन से व्यंजन बनते हैं, उन व्यंजनों के नाम आप बताने का कष्ट करें। मिठाई में जी जी मिठाई में जी अच्छा, देखिए मिठाइयाँ तो जनरली अगर आप देखेंगे तो अधिकतर दूध से बनती है ना। तो जो दूध की मिठाई है उसको तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं, मैं सिखाती हूँ वो भी कई चीजें, और हर मिठाई में कुछ मिठाई हम रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे गुलाब जामुन है, रसमलाई बनाते हैं, मालपुआ बनाते हैं, बिलीव मी बहुत लाइट बनती है बजाय, जबकि मालपुआ हमारा मैदे से बनता है ना। पैनकेक्स वगैरह जो चीजें गेहूं या चावल या मैदे से बनती हैं उनको हम लोग बनाते हैं, जैसे लड्डू हैं या मिठाइयाँ हैं, तो मैक्सिमम उन्हें हमने रिप्लेस किया है। उसके अलावा कई चीज़ें जो एक्चुअली अनाज से नहीं बनती हैं उन्हें भी हमने रिप्लेस किया है, जैसे गुलाब जामुन है तो उसको दूध से बनाते हैं। तो देखिए एक दूध का सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत ये होती है कि दूध जो है ना, मतलब हमें सिर्फ ये समझना पड़ता है अपने भोजन जो हम बनाते हैं कि कौन से ऑपोजिट रिएक्शन करते हैं, जो कुछ कॉम्बिनेशंस ठीक नहीं होते हैं भोजन के। उसमें एक मुख्य होता है दूध और नमक का बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, वो ठीक नहीं है अगर हम उस तरह से खाते हैं। और हमारी मैक्सिमम मिठाइयाँ जो हम खाते हैं वो दूध से बनी हुई होती है, और रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, इस तरह के आप देखिए हमारे हर भोज में इस तरह की मिठाइयाँ होती हैं। उसको रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है। कि हम खीर खा रहे हैं तो उसी भोजन में हमने पूड़ी सब्जी के साथ खीर खा ली तो वो गलत कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि दूध के साथ नमक नहीं खाया जाना चाहिए। इसलिए हम लोग बहुत स्ट्रांगली आपको सजेस्ट करते हैं कि आप जब भी कोई मीठा बनाएं उसे दूध में ना बनाएं, उसे आप नारियल में बनाइए या इस तरह के दूध, नारियल के दूध में बनाइए, तो कम से कम आपके भोजन में आप खीर खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, हम गड़बड़ कर रहे हैं। गुलाब जामुन है तो हम लोग शकरकंदी या आलू के साथ बनाते हैं ताकि हम भोजन के साथ खाएं, कुछ गड़बड़ ना रहे। मोटे अनाजों में मिठाई बन सकती क्या, मोटे अनाजों से? ये जो आप जैसे हाँ लड्डू है, मिठाई है, जो भी आप गेहूं और चावल से बनाते हैं वो आप इससे बना सकते हैं। जैसे मालपुआ है, मैदे को घोल के बनता है, या जलेबी है, वो सारी चीजें इससे बन जाती हैं। मीठा, नमकीन, ब्रेड, बिस्किट, सारे तरह के नाश्ते, सब कुछ बन जाता है। बन जाएंगे आज की शादी में, बन जाएंगे आज की शादी में, तैयारी है शादी में मिठाई बन जाए। जी इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही है कि आज जब तक उस व्यक्ति को स्वाद नहीं आएगा ना, जब तक उसमें चीज में स्वादिष्ट, अगर अपन ने कोदू कुटकी सांबा अगर ये रख दिया और उसको किसी व्यक्ति को मजा नहीं आया तो वो हमको गाली देंगे, लठले के पीछे दौड़ेंगे, ऐसे लोग हैं। जब तक स्वाद नहीं आएगा भोजन में, जब तक व्यक्ति को मजा नहीं आता। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की। इनका कहने का मतलब है कि रागी, कोदू, कुटकी, सांबा जो भी ये है, इनको इस प्रकार बनाया जाए कि जिसमें स्वाद हो। तो स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी उसमें होता है। उसमें जो ग्लूकोज की मात्रा है वो बहुत देर में मिलती है, तो शुगर की भी उसमें कमी आएगी। तो इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी, उस पर मेरी थोड़ा मार्गदर्शन लेना था, इसलिए मैंने उनसे प्रश्न किया। जी अब देखिए जब आप कुछ भी मीठा खाते हैं, शादी में बहन रहेगी जी, बुलाना ही है आप सबको। जी अशोक जी, जब भी कोई मीठा खाया जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान करता है वो लिक्विड फॉर्म में, जो कि हम चाय, कॉफी, शरबत के रूप में पीते हैं। मीठा जब भी खाया जाता है, इट हैज टू बी ईटन विद लॉट्स ऑफ फाइबर, बहुत सारा रेशा होना जरूरी है। जब भी मीठा मतलब इनडायरेक्टली ग्लूकोज हो गया,
वही जो हम अनाज से प्राप्त कर रहे हैं ना। तो मीठा तो हम डायरेक्ट ग्लूकोज अगर ले रहे हैं, शक्कर इतनी है, तो उसे बहुत सारे फाइबर के साथ होना चाहिए, और अगर हम बहुत सारे फाइबर के साथ नहीं लेते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसलिए हमने मीठे के व्यंजन भी, अगर आप कोदो कुटकी वगैरह से बनाते हैं तो उसमें फाइबर बहुत है। उसके साथ जब आप मीठे को मिक्स करके मतलब मीठा बनाएंगे तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो हम इसीलिए सारी चीज़ों को हमने थोड़ा सा एक अगर समझ के करें तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इवन आप मीठा भी अगर आपको शौक है तो खा सकते हैं। आपका नंबर बहन जी, और इंदौर में कहाँ मिलेंगे आप? जी इंदौर में कहाँ पे है आपका रेसिडेंस? जी मैं रेसकोर्स रोड पर। रेसकोर्स रोड। अशोक जी ये सब छोटा पड़ जाएगा अपन को। अभी रंजना जी के पास सारी जानकारी है। डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी पुनः अपना सवाल करें। जी नहीं, मैंने पुनः नहीं हैंडल किया, मुझे जो बोलना था मैंने कर सुंदर। दिया। और लगभग अब में दीदी शर्मा जी है। नहीं, दीदी कौन? शर्मा जी ने किया है ना सर। आदरणीय रंजना जी, रंजना जी सवाल पे आप अपनी बात रख सकते हैं और आपका समय भी लगभग हो रहा है। जी नहीं, आदरणीय